हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग खान सर के द्वारा बिहार दरोगा मेंस के लिए टेस्ट सीरीज का शुरुआत किया गया है। इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, महाद्वीपीय ढाल महासागर का वह हिस्सा है जो सबसे अधिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। पहला वाला कथन जो हमारा गलत दिया गया है। यह गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि सबसे अधिक मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, यानी महाद्वीपीय मग्न तट पर पाए जाते हैं। यह हो जाएगा महाद्वीपीय, इसको भी लिख लेंगे महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट जो होता है यहाँ पे सबसे अधिक मछली पकड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे महाद्वीपीय ढाल दिया गया है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अगाध मैदान में अवसादी निक्षेपों की कमी होती है क्योंकि ये महासागर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं। तो दूसरा भी गलत दिया गया है क्योंकि अगाध मैदान जो होते हैं पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्र होते हैं। पृथ्वी के जो समतल क्षेत्र होते हैं उसी को अगाध मैदान कहा जाता है और इनका समतल होना ही इस बात का प्रमाण है कि इन पर अवसादों की मोटी परत जमी हुई रहती है, इसलिए दूसरा भी गलत है। और तीसरा दिया गया है कि समुद्री कंदराएं अक्सर बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाई जाती है। ठीक है, तीसरा जो है सही दिया गया है क्योंकि समुद्री कंदराएं जो होती है यह गहरी घाटियां होती है और यह अक्सर बड़ी नदियों के मुहाने के सामने ही पाई जाती है। इसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, एक नाम है कांगो बेसिन। तो कांगो बेसिन जो है इसको बोलते हैं हम लोग कांगो कैनियन। कांगो कैनियन, तो कांगो कैनियन जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यह कांगो नदी के मुहाने के आगे है और हडसन कैनियन जो है हडसन नदी के आगे है और इनका निर्माण जो है पंकिल धराव यानी पंकिल धराव के द्वारा किया गया है, इसलिए सिर्फ तीसरा सही है। पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं, तो सिर्फ एक सही है, केवल 3 वाला यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीबीटीजी में नहीं है? तो यह जो है खासी नहीं है। खासी जो है यह मेघालय में पाई जाती है। खासी मेघालय में पाई जाती है। साथ ही बात करते हैं पीबीटीजी का। देखिए जो पीबीटीजी होता है, पीबीटीजी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पार्टिकुलरली वल्नरेबल। देखिए होता है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, यह जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसको ध्यान देंगे। और भारत सरकार ने उन जनजातियों को इस श्रेणी में रखा है जो विलुप्त होने की कगार पे है और इसमें 6 जनजातियां शामिल है जो कि अंडमान निकोबार की है। इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है जारवा। देखिए इसमें एक जारवा शामिल है, जारवा के साथ साथ ओंगे शामिल है। ओंगे जो है यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है, यह शामिल है। उसके बाद में सेंटलीज शामिल है, इसमें सेंटलीज को शामिल किया गया है। साथ में से ग्रेट अंडमानी को शामिल किया गया, इसमें ग्रेट अंडमानी को भी शामिल किया गया है। और एक हो जाएगी सोमपेन जनजाति, इसमें एक है सोमपेन जनजाति। ध्यान देंगे कि सोमपेन जनजाति जो है यह भी पीबीटीजी में पाई जाती है। और छठी जनजाति हो जाएगी हमारी निकोबारी। एक होता है निकोबारी जनजाति, इसको भी ध्यान देंगे। छठा जनजाति हो जाएगा निकोबारी, यह भी जो है पीबीटीजी में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में नहीं है, तो खासी नहीं होगा क्योंकि खासी जो है यह मेघालय का हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई है? तो निगेटिव में जो दर्ज किया गया है यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जनगणना 2011 जो हुआ था, इसके इतिहास में नागालैंड जो है एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई है। यहाँ पे जो दशकीय वृद्धि होता है यह रहा है माइनस 0.58%, यानी निगेटिव में रहा है -0.58%। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केरला की बात करते हैं तो केरल जो है भारत का वह राज्य है जहां सबसे कम सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है जो कि 4.9% रहा है। इसमें वृद्धि दर जो है यह रहा है 4.9%। गोवा की बात करते हैं तो गोवा में वृद्धि दर रहा है 8.2% रहा है, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले इसमें स्थल का नाम है, उसके बाद में देश या क्षेत्र का नाम दिया गया है, तो इसका मिलान करेंगे। देखिए सबसे पहले मिलान करेंगे। पूछा गया है कि इसमें से कितने सही सम्मिलित है, यहाँ पे सही का मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पे पोर्ट सूडान। तो पोर्ट सूडान जो है लाल सागर तट पे है सूडान में, इसको पोर्ट सूडान कहते हैं, यह पहला वाला सही दिया गया है। और दूसरा है राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग जो है मिस्र और गाजा सीमा पर है, राफा क्रॉसिंग दूसरा भी सही दिया गया है। तीसरा है हॉर्मुज जल डमरूमद। तो हॉर्मुज जल डमरूमद जो है इसका संबंध हो जाएगा कैस्पियन सागर से दूर। देखिए यहाँ पे कैस्पियन सागर लिखा गया है और फारस की खाड़ी, यानी इसमें जो है हॉर्मुज जल संधि में कैस्पियन सागर से संबंधित नहीं है, इसलिए तीसरा गलत है। यहाँ पे सिर्फ 3 गलत है। ऑप्शन 1 और 2 जो है यह सही दिए गए हैं। देखिए पोर्ट सूडान की बात करते हैं तो यह जो है
बंदरगाह है लाल सागर के तट पर स्थित है। राफा क्रॉसिंग की बात करते हैं तो यह गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप जो है वहां पर एकमात्र सीमा क्रॉसिंग हो जाएगा राफा क्रॉसिंग। जो हॉर्मोज जल संधि है तो इसका क्या हो जाएगा, यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। देखिए कैस्पियन सागर से संबंधित नहीं है, यह फारस की खाड़ी और साथ में क्या हो जाएगा, ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में बीच में हो जाएगा हॉर्मोज जल संधि, इसलिए तीसरा गलत है। पूछा गया है कितने युग्म कितने सही सुमेलित हैं, तो यहाँ पे केवल 2 सही सुमेलित हैं, यानी 1 और 2। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई बब्बर शेर का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो एशियाई बब्बर शेर का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो एशियाई बब्बर शेर है, एकमात्र बचा हुआ प्राकृतिक आवास इसका गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात हो जाएगा। और अफ्रीका के बाहर शेरों की यह आबादी जो है एकमात्र आबादी है। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा लियो पर्सिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा पैंथेरा लियो पैंथेरा लियो पर्सिका पर्सिका। यह जो है इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल, यह स्थित है बौराही पे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए कुंचिकल जो है यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में है, इसको भी ध्यान देंगे। यह जो है कर्नाटक स्टेट के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है और वाराही नदी पर है। और इसका जो हाइट हो जाएगा यह 455 मीटर हो जाएगा। 455 मीटर, इसको फीट में लिखेंगे तो हो जाएगा 1493 फीट इसका हाइट हो जाएगा। विशेषता की बात करते हैं तो यह जो है एक सीढ़ीदार जलप्रपात है, यानी पानी सीधे नीचे नहीं गिरता है बल्कि चट्टानों से कई स्तरों में होकर के नीचे गिरता है। उसके बाद में शरावती नदी जो है इस पे हो जाएगा जोग जलप्रपात। जोग जो है यह स्थित है शरावती पे। उसके बाद बात करते हैं कावेरी, कावेरी पे हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह है कावेरी पे। और एक है मांडवी नदी, तो मांडवी पे कौन सा है, मांडवी पे हो जाएगा दूध सागर जलप्रपात पूछा जाए किस नदी पर है, तो हो जाएगा दूध सागर मांडवी पे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख नदियों और उनके संगम स्थलों पर विचार कीजिए। सबसे पहले दिया गया है संगम स्थल, उसके बाद में नदी का नाम दिया गया, इसका मिलान करना है। सबसे पहले है देवप्रयाग, तो देवप्रयाग जो है यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो जाएगा देवप्रयाग, इसको बोलते हैं, इसलिए पहला सही है। दूसरा है रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग जो होता है यह केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी और साथ में अलकनंदा में मिलती है, इसलिए मंदाकिनी और अलकनंदा इसका मिलान सही दिया गया है। दूसरा भी मिलान सही दिया गया है। तीसरा की बात करते हैं, तीसरा है विष्णुप्रयाग, तो विष्णुप्रयाग जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ धौली गंगा और अलकनंदा दोनों आकर के मिलती है, यह भी सही दिया गया है। एक होता है नंद प्रयाग, इसको भी ध्यान देंगे, नंद प्रयाग। तो जो नंद प्रयाग होता है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी जो है, नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी यह आके मिलती है कहाँ पे, अलकनंदा में मिलती है, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और एक होता है कर्ण प्रयाग, इसको भी ध्यान देंगे। जो कर्ण प्रयाग होता है, तो कर्ण प्रयाग जो होता है इसमें पिंडार नदी निकलती है, पिंडार नदी, पिंडार कहाँ पे मिलती है, यह मिलती है अलकनंदा में, यह भी मिलती है अलकनंदा में, इसके कर्ण प्रयाग कहा जाता है। और पिंडार नदी जो है इसको कर्ण कर्ण गंगा भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही है, तो यहाँ पे तीनों सही है, तो यहाँ पे सभी तीनों जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है कि भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निच्छालन की प्रक्रिया से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो निच्छालन की प्रक्रिया से निर्माण होता है लेटराइट मिट्टी का। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निच्छालन का मतलब क्या होता है, लीचिंग होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निच्छालन को लीचिंग, यहाँ पे लीचिंग लिखा भी है, लीचिंग बोलते हैं। इसकी प्रक्रिया से लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इसका प्रक्रिया क्या होता है कि अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह जो होती है सिलिका और चूना यानी पानी के साथ में बह करके नीचे चले जाते हैं, और जबकि लोहा और एल्यूमिनियम जो होते हैं इसके ऑक्साइड ऊपर ही बच जाते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 है कि हाल ही में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाए गए हैं। देखिए जो पहला दिया गया है यह सही है, क्योंकि हाल ही में लिथियम के भंडार जो है यह पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में, दोनों जगह जो है लिथियम के भंडार पाए गए हैं। दूसरा है कि भारत अपनी कोबाल्ट और निकल की 100% जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल, काबिल जो है इसका उद्देश्य क्या है, विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की खनन संपत्तियों का अधिग्रहण करना, यह भी जो है सही दिया गया है। यानी तीनों कथन इसमें से सही दिए गए हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह सभी तीनों जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यौनारंभ जो होता है यानी प्यूबर्टी जो होता है, इससे संबंधित परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन का सहयुग्म कौन सा हो जाएगा? तो इसका सहयुग्म हो जाएगा, नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा में होता है एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यौनारंभ जो होता है यानी प्यूबर्टी जो होता है, इसके दौरान शरीर में होने वाले शारीरिक और लैंगिक परिवर्तनों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो होता है, नर में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा में एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया अभिकथन। अभिकथन दिया गया है ए कि विभिन्नताएं जो होती है किसी स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए उपयोगी है, जो कि सही दिया गया है। और इसका कारण भी आर कारण है कि यदि किसी समष्टि के यानी पॉपुलेशन के निकेत यानी नीचे निकेत में उग्र परिवर्तन जैसे ताप बढ़ना आते हैं, तो समूल विनाश से बचने के लिए कुछ विभिन्नता वाले जीवों के जीवित रहने की संभावना होती है। यह भी सही दिया गया है, यानी कथन ए और इसका कारण आर दोनों सही है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ। पारितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ जो होते हैं, जैसे कार्बन नाइट्रोजन के प्रवाह में एक मौलिक अंतर क्या है? तो इनका एक मौलिक अंतर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है यह एक दिशीय होता है, जबकि पदार्थों का जो प्रवाह होता है यह चक्रीय होता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए ऊर्जा की बात करते हैं, तो ऊर्जा जो होता है एकमात्र ऐसा इसका स्रोत जो है यह सूर्य है, और यह उत्पादकों यानी पौधों से उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी या मांसाहारी जो होता है जिसमें जाती है, और अंततः लास्ट में श्वसन और अन्य कार्यों में यह ऊष्मा के रूप में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान में समाजवाद को सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए समाजवाद को जो परिभाषित किया गया है, पहला वाला कथन जो है हमारा गलत दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो समाजवाद शब्द है, समाजवाद का जो उल्लेख है प्रस्तावना में किया गया है। इसको भी ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान में जो समाजवाद शब्द है इसका उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है, लेकिन संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। स्पष्ट रूप से इसका परिभाषा संविधान में नहीं दिया गया है, और इसे 42वें संविधान संशोधन, इसको भी ध्यान देंगे, 42वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया है। बात करते हैं दूसरे कथन का कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना तथा श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त करना, यह सही दिया गया है। यानी दूसरा कथन जो है यह सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा कथन जो है सही है, तो केवल 2 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि कुछ राज्यों हेतु विशेष उपबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है हमारा, संविधान का जो भाग 21 है, भाग 21 में आर्टिकल 371 से 371 के जे तक 12 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। देखिए पहला कथन जो है हमारा सही दिया गया है, क्योंकि जो भारत का संविधान 21 है यानी पार्ट 21 है, इसमें क्या किया गया है, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों में आर्टिकल 371 से लेकर के आर्टिकल 371 का क्लॉज जे तक जो है 12 राज्यों, जिसमें शामिल क्या है, महाराष्ट्र शामिल है, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक जो है इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, आर्टिकल 371 का क्लॉज 1 जो है इसमें नागालैंड के विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। देखिए आर्टिकल 371 जो ए है, इसमें क्या किया गया है, नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है, जो कि सही हो जाएगा। और तीसरा है, 1975 से 36वें संविधान संशोधन अधिनियम ने असम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। देखिए तीसरा जो है यह गलत दिया गया, क्योंकि इसमें असम को नहीं, इसमें सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। इसमें जो है सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसीलिए तीसरा गलत है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं आर्टिकल 371 का, तो आर्टिकल 371 जो है इसमें क्या किया गया है, महाराष्ट्र और साथ में महाराष्ट्र और गुजरात इन दोनों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। आर्टिकल 371 का क्लॉज ए के बारे में बात करते हैं, तो इसमें नागालैंड का प्रावधान है, इसमें जो है नागालैंड के विशेष उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल 371 का जो बी है, 371 का क्लॉज जो बी है, इसमें असम के बारे में उपबंध है, असम के बारे में उपबंध 371 के बी में है। आर्टिकल 371 का जो सी है, इसमें है मणिपुर, इसमें मणिपुर का जो विशेष दर्जा दिया गया है, इसको 371 में है। 372 की बात करते हैं,
सॉरी 371 के डी में 371 का जो क्लॉज डी है, डी और ई बोल सकते हैं, डी एंड ई जो है, इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का चर्चा किया गया। इसमें जो है आंध्र प्रदेश, इसमें आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और साथ में क्या है तेलंगाना, साथ में तेलंगाना जो है इसके विशेष राज्य का दर्जा के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर जो है 371 का एफ, आर्टिकल नंबर 371 का एफ। तो आर्टिकल नंबर 371 का जो एफ है, तो 371 के एफ में सिक्किम के बारे में बताया गया है। इसमें जो है सिक्किम का विशेष राज्य का दर्जा जो है 371 के बी में एफ में है। एक है आर्टिकल 371 का जी, तो जी में है मिजोरम का चर्चा, इसमें मिजोरम का चर्चा किया गया 371 के जी में। उसके बाद में एच है 371 का एच, 371 का एच, इसमें चर्चा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का, इसमें अरुणाचल प्रदेश का चर्चा है। उसके बाद में 371 का आई है, 371 के आई में क्या है गोवा का चर्चा है, इसमें गोवा का चर्चा किया गया है, यानी विशेष राज्य का दर्जा है। और 371 का जे, 371 का जो जे है, इसमें कर्नाटक यानी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र जो है इसमें आएगा हैदराबाद, इसमें हैदराबाद का विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो पंचायती राज संविधान से संबंधित इसमें से सभी हो जाएगी, क्योंकि सादिक अली समिति जो है, तो सादिक अली समिति जो है इसका संबंध हो जाएगा पंचायती राज से। सादिक अली समिति जो है यह कब आया था 1964 में, 1964 में। उसके बाद में है बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है यह था 1957 में। यह जो है पंचायती राज से संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति। और यह जो है त्रिस्तरीय समिति था, यह जो है त्रिस्तरीय समिति हो जाएगा। उसके बाद में है एल.एम. सिंधवी समिति, यह 1986 में आया था, एल.एम. सिंधवी जो है 1986 में आया था, यह हो जाएगा 1986 में। उसके बाद में अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति आया था 1977 में, 1977 में आया था, जो कि द्विस्तरीय था, यह जो है द्विस्तरीय समिति रहा था। उसके बाद में जीएल व्यास समिति, तो जीएल व्यास समिति जो है यह आया था 1973 में, 1973 में जीएल व्यास समिति आया था। और यह सभी जो है पंचायती राज से संबंधित समिति है, इसलिए पूछा गया है कौन सा जो है पंचायती राज से संबंधित समिति है, तो इसमें से सभी जो है पंचायती राज से संबंधित समिति है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को जोड़ा गया है। यह किसमें जोड़ा गया है, आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए 130वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में, इसमें क्या किया गया कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है आर्टिकल 15 और क्या क्या है आर्टिकल 16, इन दोनों में संशोधन किया गया है 2019 के अधिनियम में। इसके द्वारा जो है आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 6 है इसको जोड़ा गया है, और साथ में आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 है, 16 का 6 और 15 का 6 दोनों को जोड़ा गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका संशोधन का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर जो होते हैं ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन हो जाएगा केटी शाह का, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भीमराव अम्बेडकर जो है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इन्होंने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था, और उन्होंने यह भी कहा था कि जिस सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है वह इन सिद्धांतों को अनदेखी नहीं कर सकती है, अन्यथा उसे चुनाव के समय भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। और के.एम. मुंशी के बारे में बात करते हैं, तो जो के.एम. मुंशी है इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना को कहा था कि भारतीय राजनीति की जन्म कुंडली है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए सरकार भारत का संविधान 3 सूचियों में प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद जो हैं शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं आर्टिकल 245 और आर्टिकल 246, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कथन नंबर 1 है हमारा, कथन नंबर 1 हो जाएगा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जो कि सही है। दूसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण का प्रावधान निर्वाचन आयोग करता है, यह भी सही है। और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह दल है जिसे लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें यानी 11 सीटें प्राप्त हुई हो, यह भी सही दिया गया है। यानी यहाँ पे तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही दिया गया है।
नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक और चीज को याद रखेंगे, बात करते हैं अभी प्रेजेंट का। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या हो जाएगा टोटल 6। ध्यान देंगे कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल है भारत में कितने हैं, टोटल 6 हैं। उसमें से बात करते हैं कौन कौन से शामिल है। इसमें क्या शामिल है, इसमें बीजेपी शामिल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल है, बीएसपी शामिल है यानी बहुजन समाज पार्टी है, इसमें सीपीआई माले है। सीपीआई माले मतलब सीपीआई माकपा हो जाएगा, इसको माकपा बोलते हैं। और एनपीपी है, इसमें एनपीपी शामिल है। एनपीपी का मतलब नेशनल पीपल्स पार्टी इसमें शामिल है। और आप हो जाएगा यानी आम आदमी पार्टी हो जाएगा। बात करते हैं इनका स्थापना का। तो बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ था, आईएनसी का 1885 में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बसपा का स्थापना 1984 में हुआ था, सीपीआई का स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था, और एनपीपी का 2013 में स्थापना हुआ था, और आपका स्थापना 2012 में किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं। तो इसमें सबसे अधिक भाषा जो बोली जाती है यह बोलते हैं बंगाली। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए बात करते हैं संविधान का 8वीं अनुसूची के बारे में। तो इसमें भाषाओं में हिंदी के बाद जो है बंगाली जो है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन ऑप्शन में हिंदी नहीं दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा। और तेलुगु की बात करते हैं, तेलुगु जो है यह चौथी नंबर पे हो जाएगा। तेलुगु चौथी नंबर पे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में है। तीसरे नंबर पे मराठी हो जाएगा। तीसरे पे क्या हो जाएगा, तीसरे पे मराठी है, यानी पहले पे हिंदी हो जाएगा, दूसरे पे बंगाली है, तीसरे पे मराठी है, चौथे पे तेलुगु हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सबसे पहले सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है, यह देखेंगे कि सूची 1 में क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। तो संविधान का जो पार्ट 3 है, भाग 3, इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक जो है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो यह किसमें है, भाग 3 में है, तो इसका मिलान 2 हो जाएगा। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य जो है इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। और यह जो है मौलिक कर्तव्य यह अपनाया गया है रूस से, इसको भी ध्यान देंगे। और मौलिक अधिकार जो है यह अपनाया गया है अमेरिका से, अमेरिका से अपनाया गया है अधिकार को। और कर्तव्य जो है यह अपनाया गया है रूस से। बात करते हैं कि इसका भाग कौन सा है। तो मौलिक कर्तव्य जो है इसको दिया गया है भाग भाग 4 के क्लॉज 1 में दिया गया है। उसके बाद में है संघ। तो संघ का बात करते हैं, तो संघ का चर्चा भाग 5 में किया गया है। संघ का चर्चा जो है भाग 5 में है। और आर्टिकल की बात करते हैं, कौन सा आर्टिकल में है, यह 52 से लेकर के 151 तक इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद में है आपातकाल का उपबंध। आपात उपबंध जो है यह राष्ट्रीय और राज्य वित्तीय दोनों जो है लगाने का प्रावधान जो है यह भाग 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 तक, आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 जो है आपात उपबंध के बारे में बताया गया है। यह हो जाएगा भाग 18 में हो जाएगा, यानी इसका मिलान 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 2 1 4 3 हो जाएगा। देखिए 2 1 4 3 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग जो है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन के हेतु समय समय पर हो उसके लिए होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री है। तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री हो जाएंगी नरगिस दत्त। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए जो नरगिस दत्त है इनका काल रहा था 1929 से इनका जन्म हुआ था और 1981 में इनका मृत्यु हुआ था। यह पहली भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। कार्यकाल की बात करते हैं तो इनको जो है 1980 में राष्ट्रपति के द्वारा कला के क्षेत्र में इनको नामांकित किया गया था और इनका कार्यकाल 80 से 81 रहा था, इनकी मृत्यु तक रहा था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जयललिता के बारे में दिया गया है। तो जो जयललिता है ये भी अभिनेत्री हैं और ये राज्यसभा सदस्य जो है 1984 से 89 तक बनी थी, लेकिन पहली नहीं थी। यहाँ पे पहली पूछा गया था, इसलिए नरगिस दत्त हमारा आंसर है। वैजयंती माला की बात करते हैं, इनको 1993 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, यानी नरगिस दत्त के बाद में जो है वैजयंती माला को नामांकित किया गया था। और देविका रानी जो है यह भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला हो जाएंगी। देविका रानी भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला। इनको ध्यान देंगे कि भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला कौन हो जाएंगी, भारतीय सिनेमा की पहली महिला थी देविका रानी, पहली महिला हो जाएंगी देविका रानी, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दर्शन शास्त्र के संदर्भ में गलत सुमेलित युग्म को पहचानना है, इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे कपिल मुनि, यह सही है। न्याय दर्शन के गौतम है, यह भी सही है। वैशेषिक का कनाद हो जाएगा, यह भी सही है। मीमांसा का चरवाक, देखिए यह गलत हो जाएगा, क्योंकि मीमांसा जो है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे महर्षि जैमिनी, ये हो जाएंगे जैमिनी, मीमांसा के जैमिनी हो जाएंगे। और इसमें चरवाक दिया गया है, चरवाक जो हो जाएंगे यह प्राचीन भारत के भौतिकवादी और नास्तिक दर्शन के प्रवर्तक रहे थे, जिसे लोकायत भी कहा गया था। तो यह हो जाएंगे चरवाक, लोकायत के हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तो यहाँ पूछा गया कौन सा गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे सही का चुनाव करना है। कथन एक है, इसका संस्थापक मखली पुत्र गोसाल है, जो कि सही दिया गया है। और दूसरा है, यह संप्रदाय नियतिवाद में विश्वास करता था। देखिए आजीवक संप्रदाय जो है, इसने नियतिवाद में विश्वास किया था, और इनका मानना था कि संसार की जो प्रत्येक वस्तु है भाग्य द्वारा पूर्व निर्धारित और संचालित होती है, और मनुष्य के कर्मों या प्रयासों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए दूसरा भी सही है। यहाँ पे दोनों सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मौर्य काल में एग्रोनोमई नामक अधिकारी का संबंध किससे था। तो मौर्य काल में एग्रोनोमई नामक अधिकारी का मतलब क्या था, सड़कों का निर्माण और रख रखाव करने वाला अधिकारी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना का मूल उद्देश्य क्या था। देखिए अकबर ने इबादत खाना का जो स्थापना किया था, इसका मूल उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। इसका मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ में दार्शनिक चर्चा करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए 1575 में अकबर ने 1575 में अपनी राजधानी, इसका राजधानी कहाँ था, फतेहपुर सिकरी में। तो फतेहपुर सिकरी में इसने इबादत खाना का स्थापना किया था, इबादत खाना का स्थापना किया था। और इसका मूल उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के विद्वानों को एक मंच पर लाना। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः किस वर्ष में लगाया गया था। देखिए औरंगजेब जो है, इसने जजिया कर को पूछा गया है कब लगाया था, तो इसने जजिया कर को लगाया था 1679 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी कट्टर इस्लामी नीतियों के तहत जो है 1679 में गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं के लिए दोबारा से जजिया कर का प्रावधान किया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर की मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है हमारा, जात पद मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन को दर्शाता था, जो कि सही हो जाएगा। और दूसरा है सवार का जो पद था, उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था, यह भी सही दिया गया है। तीसरा है मनसबदारी पद जो है केवल वंशानुगत आधार पर दिए जाते थे। तीसरा जो है गलत है, क्योंकि मनसबदारी पद जो था यह वंशानुगत नहीं था। मनसबदारों की नियुक्ति इसमें पदोन्नति होता था, बर्खास्तगी भी इसमें शामिल रहा था। और मनसबदार की मृत्यु के बाद में उसकी संपत्ति और पद जो है उसके बेटे को नहीं मिलता था, बल्कि राज्य द्वारा जब्त किया जाता था। और इसे राजगामी कानून कहते थे, राजगामी कानून। इसको भी ध्यान देंगे, इसे क्या कहा गया था, राजगामी कानून कहा गया था। यानी संपत्ति को सरकार के द्वारा जब्त किया जाना, इसको कहा गया था राजगामी सिस्टम कहा गया था, कानून कहा गया था। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है, इसमें से पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कथन एक हमारा, उसने दिल्ली के पुराने किले के भीतर में किला ए कूना मस्जिद का निर्माण करवाया था। देखिए शेर शाह सूरी जो है, इसने दिल्ली के पुराने किले के भीतर जो है किला ए कूना का निर्माण करवाया था, जो कि सही है। और दूसरा है, उसने भूमि माप के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया और उपज का 1/3 भाग जो है लगान के रूप में निर्धारित किया था, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा दिया गया है कि उसने सिक्कों पर अपना नाम केवल फारसी लिपि में अंकित करवाया था। देखिए तीसरा जो है यह गलत दिया गया है। यहाँ पर सिक्कों पर नाम की बात करते हैं, तो शेर शाह के सिक्कों पर उसका नाम जो है केवल फारसी में नहीं था, उसे जन सम्मान की सुविधा के लिए सिक्कों पर अपना नाम जो है फारसी यानी अरबी लिपि में और साथ साथ में देवनागरी में भी लिखवाया था, इसको भी ध्यान देंगे। तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें से पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा
राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 हो जाएगा हमारा दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत का संबंध राजस्व और वित्त विभाग से था, जिसका प्रमुख वजीर होता था। पहला वाला कथन जो है हमारा सही है। दूसरा है दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज जो है सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देखिए दूसरा कथन जो है यह गलत दिया गया है। गलत क्यों दिया गया है? क्योंकि दीवान ए अर्ज जो है यह निसंदेह एक सैन्य विभाग था, यहाँ तक तो सही है, यह सैन्य विभाग था, लेकिन इसका स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, बलबन ने किया था, इसलिए यह गलत है। इसका स्थापना कौन किया था? बलबन किया था। बलबन ने दीवान ए अर्ज का स्थापना किया था, इसलिए दूसरा गलत है। और तीसरा कथन हमारा दिया गया है कि दीवान ए कजा ए मुमाली न्याय विभाग था, जिसका प्रमुख काजी होता था, यह सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 3 सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कथन हमारा उसे क्रांति का पुत्र और क्रांति का हंता दोनों कहा गया था, यह सही हो जाएगा। यानी नेपोलियन बोनापार्ट को क्रांति का पुत्र और क्रांति का हंता दोनों कहा गया था। दूसरा है ट्राफेगलर का युद्ध जो है 1805 में नेपोलियन ने ब्रिटेन की नौसेना को पराजित किया था। दूसरा जो दिया गया कथन हमारा यह गलत हो जाएगा। दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ट्राफेगलर का युद्ध जो है 1805 में तो हुआ था, नेपोलियन की हार का कारण बना था, न कि जीत का, लेकिन यहाँ पे जीत लिखा गया है, इसलिए दूसरा जो है गलत है। तीसरा है 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी, जो कि सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला और तीसरा जो है सही दिए गए हैं, तो पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1917 की रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविकों के शांति, भूमि और रोटी के नारे का वास्तविक प्रभाव क्या था? तो इसका वास्तविक प्रभाव था कि इसने किसानों और सैनिकों को बोल्शेविकों के पक्ष में लामबंद कर दिया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही का चुनाव करना है। पहला है इसने भारत के लिए त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे का प्रस्ताव दिया था, जो कि सही है। दूसरा है इसने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था। देखिए दूसरा जो है यह गलत दिया गया है। गलत क्यों है? कि कैबिनेट मिशन जो है पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर दिया था, यह गलत दिया गया है। उनका तर्क था कि एक अलग पाकिस्तान सांप्रदायिक समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम आबादी रह जाएगी और देश का आर्थिक और प्रशासनिक विभाजन अव्यवहारिक होगा। इसलिए जो दूसरा है ये कथन यह गलत दिया गया है। और तीसरा दिया गया है कि मिशन के सदस्य जो हैं पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे, यह सही दिया गया है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है स्वदेशी आंदोलन के बारे में, कि स्वदेशी आंदोलन जो है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही दिया गया है। सबसे पहले है इसमें पहली बार महिलाओं ने घर की चारदीवारी से बाहर निकल करके धरनों में भाग लिया था। देखिए पहला कथन हमारा सही है बिल्कुल, कि स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था इसमें पहली बार महिलाओं ने घर की चारदीवारी से बाहर निकल करके धरनों में भाग लिया था। दूसरा कथन है कि बंगाल के किसानों ने इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी निभाई थी। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो किसानों को बड़े पैमाने पर लामबंद करने में असफल रहा था। यह आंदोलन जो है मुख्य रूप से शहरों और उच्च और मध्यम वर्ग तक ही सीमित रहा था, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। और तीसरा कथन है कि बारिसाल के अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति के माध्यम से जनमत जुटाया था, जो कि सही है। यहाँ पे कथन 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन ए दिया गया है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग किया था। देखिए पहला कथन जो हमारा यह गलत दिया गया है, क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए औपनिवेशिक साम्राज्य का मांग किया था, न कि पूर्ण स्वराज का। इसने क्या किया था? औपनिवेशिक साम्राज्य का। इसने औपनिवेशिक साम्राज्य का मांग किया था, औपनिवेशिक साम्राज्य का मांग किया था, न कि पूर्ण स्वराज का। और यह रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो पहला कथन जो है हमारा गलत है, और कारण जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट्स के विचार का विरोध किया था। तो दूसरा जो है यह सही दिया गया है, यानी कथन ए हमारा गलत है, लेकिन कारण आर हमारा सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए गलत है और आर जो है सही दिया गया है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता का सिद्धांत जो है यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों के विलय का सही कालक्रम क्या हो जाएगा?
देखिए सबसे पहले इसमें मिलाया गया था सतारा को। सतारा जो है, सतारा को कब मिलाया गया था? सतारा को शामिल किया गया था 1848 में। सतारा को 1848 में, उसके बाद में जैतपुर और संबलपुर, उसके बाद में जैतपुर और साथ में क्या था? संबलपुर। तो जैतपुर और संबलपुर जो है इसको शामिल किया गया था 1849 में, और 1850 में क्या हुआ था? बघाट। 1850 में बघाट को मिलाया गया था। बघाट को 1850 में मिलाया गया था। उदयपुर की बात करते हैं, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है उदयपुर। तो उदयपुर जो है इसको कब मिलाया गया था? इसको मिलाया गया था 1852 में। 1852 में इसको मिलाया गया था। झांसी की बात करते हैं, झांसी। तो झांसी जो है इसको मिलाया गया था 1853 में, और नागपुर जो है, नागपुर, नागपुर को कब मिलाया गया था? नागपुर को 1854 में मिलाया गया था। तो इन सभी को ध्यान देंगे और अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले सतारा हो जाएगा। देखिए सतारा जो है 2 ऑप्शन में है, तो सबसे पहले सतारा है। सतारा के बाद में क्या हो जाएगा? संबलपुर। देखिए संबलपुर जो है 1849 में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा संबलपुर। उसके बाद में उदयपुर है, और उदयपुर के बाद में क्या हो जाएगा? झांसी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत का पहचान करना है, कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है कि इसने केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना किया था। देखिए पहला कथन जो है हमारा, पहला कथन सही दिया गया है कि भारत शासन अधिनियम जो है 1935, इसमें केंद्र में द्वैध शासन का स्थापना किया गया था। पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया था। यह भी सही है। तीसरा है, इसके तहत जो है एक संघीय न्यायालय का स्थापना का प्रावधान है। यह भी सही दिया गया है। संघीय न्यायालय जो है 1937 में दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट का स्थापना किया गया था, जो कि सही दिया गया है, इसलिए तीसरा भी सही है। और चौथा है, इसने वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को सीमित कर दिया था। चौथा जो है यही गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। गलत क्यों है? क्योंकि भारत सरकार अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें क्या किया गया था? वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों को सीमित नहीं किया गया था, बल्कि इसने भारत परिषद को समाप्त कर दिया था। यानी काउंसिल ऑफ इंडिया जो होता है, काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी को समाप्त कर दिया था। काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसको खत्म कर दिया गया था, जो लंदन में भारत सचिव की सहायता करती थी, और इसके स्थान पर भारत सचिव के कुछ सलाहकारों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक अभिकथन ए है और दूसरा जो है कारण कारण आर दिया गया है। बताना है कि इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो सबसे पहले चूज करेंगे हम कि सबसे पहले अभिकथन ए है कि मनुष्य के अमाशय में श्लेष्मा का स्रावन होता है। देखिए मनुष्य का जो अमाशय होता है, इसमें श्लेष्मा का स्रावन जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना पाचन क्रिया जो है सुचारू रूप से काम नहीं कर सकती है, इसलिए पहला वाला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है कारण, श्लेष्मा सामान्य परिस्थितियों में अमाशय के आंतरिक अस्तर जो होता है लाइनिंग, इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। यह भी सही दिया गया है, यानी इसका अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पे ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 है हमारा कि ब्रिटिश शासन के तहत जो है भारत में भारी मशीनरी क्षेत्र में एक मजबूत विनिर्माण आधार था। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए पहला कथन जो हमारा गलत है, क्योंकि भारी मशीनरी क्षेत्र में मजबूत विनिर्माण आधार जो है यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वास्तविकता में जो है यह पूरी तरह से गलत है। अंग्रेजों ने भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग जो है इसका पतन कर दिया, और भारत में सुई से लेकर के जहाज तक जो है सब कुछ ब्रिटेन से आने लगा था, और जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है बहुत कम हो गया था, लगभग 10 से 12% हो गया था। इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के आधुनिक औद्योगिक आधार के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाना था, जो कि सही दिया गया है। यानी दूसरा कथन जो हमारा सही हो जाएगा। पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला कथन गलत है और दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। सबसे पहले कथन हमारा कि प्राथमिक आंकड़े पहली बार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्वयं अन्वेषक द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो पहला कथन जो हमारा यह सही दिया गया है, यानी कथन एक हमारा सही है। दूसरा है, यदि कोई शोधकर्ता अपनी गणना के लिए भारत की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करता है तो वो उसके लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। यह भी सही दिया गया है। यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, तो यानी 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है। यहाँ पे कथन ए है कि वैश्वीकरण से विदेशी कंपनियों का प्रवेश बढ़ा है। देखिए वैश्वीकरण से विदेशी कंपनियों का तो प्रवेश बढ़ा ही है, ये कथन हमारा सही है और कारण है व्यापार प्रतिबंधों में कमी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हुआ है, यह भी सही दिया गया है। यानी वैश्वीकरण जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि अपने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोलना। यानी विदेशी कंपनियां जो होते हैं एमएनसी कंपनियां भारत में तभी आ पाएंगी जब सरकार जो है व्यापार अवरोधों और टैक्स और लाइसेंस राज को कम करेगा यानी हटाएगा। इसलिए यहाँ पे आर भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन ए और कारण आर दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को शांति पुरस्कार का नाम क्या है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार का नाम हो जाएगा फेलिक्स हॉफोएट बाइगनी पीस प्राइज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। देखिए यूनेस्को जो है इसके द्वारा दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो है फेलिक्स हॉफोएट बाइगनी शांति पुरस्कार है और यह पुरस्कार उन व्यक्ति व संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने, सुरक्षित करने या बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है भूमि सुधार मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो भूमि सुधार का संबंध हो जाएगा जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखिए ऐतिहासिक संदर्भ की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने 1793 में कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था जिसे जमींदारी प्रथा कहा गया था। इसमें जमीन का मालिक किसान नहीं था बल्कि जमींदार था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से बिहार के किन व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है। देखिए बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खान जो है इनको भारत रत्न दिया गया था 2001 में। 2001 में लता मंगेशकर के साथ में इनको दिया गया था भारत रत्न। और विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है, इनका जन्म जो है बिहार के डुमराव यानी बक्सर में हुआ था और 15 अगस्त 1947 को यह बिस्मिल्लाह खान जो है ये लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाया था, इसको भी ध्यान देंगे। उसके बाद है श्रीकृष्ण सिंह। तो श्रीकृष्ण सिंह जो है इनको भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है, इन्हें कहा जाता है बिहार केसरी। इनका नाम ध्यान देंगे। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बिहार केसरी। इनको बोलते हैं बिहार केसरी यानी बिहार केसरी हो जाएंगे श्रीकृष्ण सिंह हो जाएंगे। इनको भारत रत्न जो है प्रदान नहीं किया गया है। दूसरे हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे और बिहार को बंगाल से अलग करवाने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा था। अन्य भी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया यानी श्रीकृष्ण सिंह को नहीं दिया गया है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नहीं दिया गया है। उसके बाद में चौथे हैं कर्पूरी ठाकुर। तो जो कर्पूरी ठाकुर हैं इनको भारत रत्न कब दिया गया है, इनको दिया गया 2024 में। इनको मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और इन्हें जन नायक कहा गया है। इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है जन नायक। तो यह भी ध्यान देंगे। यहाँ पूछा गया है किसे भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है, तो यहाँ पे 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और 3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी रेखा मनहर लाल दीक्षित। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए पटना उच्च न्यायालय जो है इसके इतिहास में मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचने वाली पहली महिला न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषी थी। इन्होंने 2010 में पदभार को संभाला था। इनका कार्य जो पद संभाला था इन्होंने 2010 में अपने पद को संभाला था। बात करते हैं यहाँ पे इंदु प्रभा सिंह का। जो इंदु प्रभा सिंह जो है यह पटना हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं और अंतर क्या है, जज थी यानी जज थी, जस्टिस चीफ जस्टिस नहीं थी। यह जो है सिर्फ जज बनी थी, चीफ जस्टिस नहीं बनी थी। उसके बाद में है मृदुला मिश्रा। तो मृदुला मिश्रा जो है यह भी पटना हाई कोर्ट की एक वरिष्ठ और सम्मानित न्यायाधीश रही हैं लेकिन कभी भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। उसके बाद में है ज्ञान सुधा मिश्रा। तो जो ज्ञान सुधा मिश्रा है यह कौन हो जाएंगी, यह पटना हाई कोर्ट की जज रही हैं लेकिन झारखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। यह जो है झारखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है ज्ञान सुधा मिश्रा। यहाँ पूछा गया है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय का, यह रेखा मनहर लाल दीक्षित हो जाएंगी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पाल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। सही कथन का पहचान करना है। पहला है पाल कला की मूर्तियां मुख्य रूप से काले बेसाल्टी पत्थर और कांसे से बनी होती थी, जो कि सही है। दूसरा कथन है यह कला शैली हिंदू धर्म से प्रेरित थी जिसमें शिव और विष्णु की मूर्तियां की प्रधानता थी, यह भी सही है। सॉरी दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, दूसरा में क्या दिया गया है कि यह कला शैली हिंदू धर्म से प्रेरित थी जिसमें शिव और विष्णु की मूर्तियां की प्रधानता थी। तो पाल कला की बात करते हैं तो जो दूसरा कथन हमारा यह गलत दिया गया है। गलत क्यों दिया गया है, क्योंकि राजा पाल जो है ये परम सौगात यानी बुद्ध के अनुयायी थे और इस कला का जो केंद्र है नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय था।
तो यहाँ पे दूसरा जो है हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे शिव और विष्णु के बारे में लिखा गया है, यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है धीमन और उनके पुत्र जो है विठल पाल इस कला के प्रसिद्ध कांस्य मूर्तिकार थे, जो कि सही हो जाएगा। और चौथा है पाल शैली की चित्रकला में तांत्रिक कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, यह भी सही दिया गया है। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1, 3, 4 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, सतयुगम का पहचान करना है कौन सा सही दिया गया है। तो सबसे पहले है बाण सागर परियोजना। देखिए बाण सागर परियोजना जो है यह कहाँ पे है, सोन नदी पे, यह सही हो जाएगा। दूसरा है कि मंडल डैम परियोजना, तो मंडल डैम परियोजना जो है यह कहाँ पे है, उत्तरी कोयल पे है, यह जो है उत्तरी कोयल नदी पे है, जो कि सोन की एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल, इस पे स्थित है मंडल डैम परियोजना, यह भी सही दिया गया है। डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है कोसी नदी पर है, देखिए कोसी पर है, इसे कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह सुपौल में है डगमारा जल विद्युत परियोजना, इसलिए तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन जो है सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में असत्य विकल्प का चयन करना है कौन सा गलत दिया गया है। तो सबसे पहले है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा, बिहार का कैमूर हो जाएगा, यह सही दिया गया है। दूसरा है बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत जो है 11.3% है, यह भी सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, देखिए बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। यहाँ पे पूर्णिया दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि का, यह हुआ है मधेपुरा में। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया किस जिला में स्थित है। तो बिहार का पहला जैविक ग्राम जो है केडिया पूछा गया है किस जिले में स्थित है, तो यह है जमुई में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में असत्य युग्म को पहचान करना है कौन सा युग्म जो है गलत दिया गया है। तो सबसे पहले है कांटी बिजली परियोजना जो कि मुजफ्फरपुर में है, यह सही है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर जो है भागलपुर में है, यह भी सही है। नबीनगर विद्युत उत्पादन निगम जो है औरंगाबाद, यह भी सही है। यानी सभी मिलान सही है, असत्य कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 बानो मुश्ताक को हर्ट लैम्प के लिए प्राप्त हुआ है। देखिए पहला कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बानो मुश्ताक है यह पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बनी है, लेकिन इन्हें सम्मान जो है 2024 में नहीं 2025 में दिया गया है, इसलिए पहला कथन जो है हमारा गलत है। 24 का बात करते हैं तो 24 का सम्मान जो है यह कायरोस को दिया गया था। उसके बाद में दूसरा है हर्ट लैम्प जो है मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, जो कि सही है। और तीसरा है हर्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद जो है दीपा भस्ती ने किया है, यह भी सही दिया गया है। इसमें से स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का मुख्य आयोजन बिहार के किस जिले में हुआ था। देखिए राष्ट्रीय जो पंचायत पुरस्कार है इसका जो आयोजन किया गया था यह किया गया था मधुबनी में, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। देखिए जो राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार जो है सबसे पहले देखेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाते हैं, यह मनाते हैं 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल जो होता है इस दिन राष्ट्रीय पंचायती दिवस को मनाते हैं। इसी के अवसर पर मुख्य राष्ट्रीय समारोह का आयोजन बिहार के मधुबनी जिले के जंझारपुर प्रखंड में लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में किया गया था। और इतिहास में पहली बार था जब प्रधानमंत्री ने किसी गांव से सीधे देश भर की पंचायतों को संबोधित किया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन एक है मधुबनी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है कि सही विकल्प का चयन करना है कौन सा सही है। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, कौन लिखा है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, पूछा गया कौन लिखे हैं इसको, तो यह हो जाएंगे शशि थरूर, यानी शशि थरूर ने लिखा है आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में है इन परस्यू ऑफ डेमोक्रेसी, यह लिखे हैं नजमा हेपतुल्ला, यह भी सही है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, यह फली एस नरीमन लिखे हैं, यह भी सही है। यानी उपयुक्त सभी विकल्प जो है सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है कि जीविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीविका कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा ग्रामीण गरीबी को कम करना और आजीविका को बढ़ाना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसका शुरुआत की बात करते हैं तो जीविका का शुरुआत किया गया था 2007 में, वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहलगाम आतंकी हमला किस तिथि को हुआ था। तो पहलगाम आतंकी हमला जो है यह किया गया था 22 अप्रैल 2025 को, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। यह जो है पहलगाम के बैसरन घाटी में हुआ था, यानी बैसरन घाटी, इसको याद रखेंगे, बैसरन घाटी में किया गया था, बैसरन घाटी में हुआ था पहलगाम आतंकी हमला हुआ था।
नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में नृत्य का नाम है और सूची 2 में राज्य का नाम है। सबसे पहले नृत्य है लाई हरोबा। देखिए लाई हरोबा जो होता है यह मणिपुर का सबसे प्राचीन और पारंपरिक नृत्य है, तो इसका मिलान हमारा मणिपुर हो जाएगा। बात करते हैं इसे मनाते कौन है, इसे मनाते हैं मैतेई जनजाति, मैतेई, इसे मनाते हैं मैतेई। उसके बाद में है दूसरा कड़गम। तो कड़गम जो होता है यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। इसमें क्या होता है, नर्तक जो होते हैं अपने सिर पर पानी से भरा हुआ बर्तन को संतुलित करते हैं। इसका मिलान हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। इसके बाद में है तेंदुंग फाट। तेंदुंग फाट जो होता है यह सिक्किम की लेप्चा जनजाति के द्वारा होती है। लेप्चा जनजाति, यह जो है लेप्चा जनजाति करती है तेंदुंग फाट को, और यह होता है सिक्किम में। उसके बाद में है चिराव। चिराव हो जाएगा मिजोरम का। चिराव जो होता है इसमें इसे क्या बोलते हैं, बैम्बू डांस, इसको बोलते हैं हम लोग बैम्बू डांस बोलते हैं चिराव को। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा 4 1 2 3। देखिए 4 1 2 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्षयान कौन सा था? तो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्षयान हो जाएगा सोवियत संघ रूस का लूना 9। लूना 9 जो कि रूस का है, इसको भी ध्यान देंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे अपोलो 11 का नाम दिया गया है, तो अपोलो 11 जो है यह क्या हो जाएगा, यह पहला मानवयुक्त मिशन था। पहला मानवयुक्त मिशन रहा था अपोलो 11। पहला मानवयुक्त मिशन था अपोलो 11 और तारीख रहा था 20 जुलाई 1969। 20 जुलाई 1969। इसमें यात्री गए थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एड्रिन, नासा ने इसे भेजा था। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है? क्या हो जाएगा, जर्मन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए संयुक्त राष्ट्र जो है इसमें मान्यता प्राप्त जो है 6 भाषाएं शामिल है, और उन 6 भाषाओं में कौन सी भाषा है, इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंग्लिश। सबसे पहले इंग्लिश को शामिल किया गया इसमें, और क्या है इसमें फ्रेंच है, इसमें इंग्लिश के साथ में फ्रेंच है। उसके बाद में रशियन लैंग्वेज है, इसमें रशियन लैंग्वेज है, रशियन के साथ में इसमें स्पेनिश है, इसमें स्पेनिश है, स्पेनिश भाषा है। साथ में इसमें चाइनीज, इसको मैंडारिन बोल सकते हैं, या तो मैंडारिन या इसको चाइनीज बोल सकते हैं। यह क्या हो जाएगा, चाइनीज, चाइनीज भाषा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अरबिक भाषा हो जाएगा, यहाँ पे अरेबिक भाषा हो जाएगा, अरेबिक भाषा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी जर्मन जो है इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है संयुक्त राष्ट्र में, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे नाटो का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। बात करते हैं इसका स्थापना का, तो इसका स्थापना किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना किया गया था नाटो का, और इसमें टोटल 32 मेंबर अभी शामिल है, इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर क्वेश्चन है, जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस जो होता है यह मनाते हैं 7 मार्च को। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेकंड में है 8 मार्च, तो 8 मार्च को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद में 10 मार्च, 10 मार्च को क्या होता है, यह सीआईएसएफ का स्थापना दिवस हो जाएगा 10 मार्च को। और 15 मार्च जो है इस दिन क्या होता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 है, इस कथन का तकनीकी अर्थ क्या है? तो इस कथन का तकनीकी अर्थ हो जाएगा कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में हीरे की अपेक्षा 2.42 गुना अधिक हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के भागों और उनके कार्यों का सुमेलन करना है, कौन सा सही दिया गया है? देखिए सूची 1 में नेत्र का भाग है और सूची 2 में इसका काम है। तो सबसे पहले है परितारिका। परितारिका क्या करता है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है परितारिका, यानी एक का मिलान हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद है दृष्टिपटल यानी रेटिना। तो रेटिना जो होता है यह प्रकाश को संवेदित करके विद्युत संकेत को उत्पन्न करता है, यानी बी का मिलान हमारा 2 हो जाएगा। एक का ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। उसके बाद है पक्षावी पेशियाँ, यानी पक्षावी पेशियाँ जो होती है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है, तो इसका मिलान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद में चौथा में पुतली, प्यूपिल जो होता है क्या करता है, यह परितारिका के बीच में छिद्र होता है जिससे
जिससे होकर के प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करती है। यानी परितरका का छिद्र होता है जो प्रकाश का मार्ग होती है, इसका मिलान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 हमारा मिलान लगातार हो जाएगा। तो 1 2 3 4 ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 में है, विद्युत धारा और परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1 दिया गया हमारा कि विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले आवेशों के परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो पहला कथन जो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि परिपथों में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। देखिए दूसरा कथन जो है गलत है। यह जो है एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा जो होती है पारंपरिक रूप से इसके विपरीत होती है, यानी धन से ऋण की तरफ मानी जाती है। इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा है, 1 एम्पीयर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलम्ब आवेश के प्रवाह से होती है। यानी 1 एम्पीयर का मतलब क्या होता है, 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड होता है। यानी 1 कूलम्ब जो होता है 1 सेकंड में होता है, इसे 1 एम्पीयर बोलते हैं। तो तीसरा जो है सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। एक विद्युत चुंबक की प्रबलता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो जो एक विद्युत चुंबक होता है इसकी प्रबलता जो है यह किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करती है परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा की परिमाण पर निर्भर करती है, परिनालिका में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है, क्रोड के पदार्थ की प्रकृति जैसे नरम लोहा पर इस पर भी निर्भर करती है। यानी तीनों पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 सभी पर निर्भर करती है। देखिए प्रबलता बढ़ाने का तरीका जो होता है इसमें क्या होता है, धारा की बात करते हैं। यानी आई जो है, आई मतलब धारा हो जाएगा। धारा जितना अधिक होगा चुंबकत्व जो है उतना ही अधिक होगा। उसके बाद में बात करते हैं फेरों का। तो फेरों का संख्या मतलब एन जो हो जाएगा। फेरों का संख्या जितना अधिक होगा तो तार के लपेटों की संख्या बढ़ने पर प्रबलता जो है बढ़ जाती है। क्रोड की बात करते हैं तो क्रोड क्या हो जाएगा, इसके अंदर में नरम लोहा रखने पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सबसे शक्तिशाली बनता है और इस्पात का उपयोग जो है शाही चुंबक बनाने में होता है। इसको भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुश नियम यानी राइट हैंड थंब रूल का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका यूज करते हैं धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण जो होता है रियर व्यू मिरर, इसके रूप में उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों दी जाती है। तो उत्तल दर्पण को वरीयता देने का कारण क्या होता है, ये सदैव यानी हमेशा सीधा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ में यह क्या करता है, इसका दृश्य क्षेत्र जो होता है बहुत अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होता है। यहाँ पे 1 और 3 शामिल हो जाएगा। यह बिंब से बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, यह गलत है क्योंकि यह जो है बिंब से छोटा प्रतिबिंब को दिखाता है। तो यहाँ पे 1 और 3 हमारा सही है, 1 3 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, अभिकथन दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे चमकदार श्वेत लौ के साथ में जलता हुआ देखा जाता है, जो कि सही है। कथन अभिकथन ए हमारा सही है। आर है कि यह हवा में वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। देखिए दूसरा कथन जो है हमारा गलत दिया गया है क्योंकि मैग्नीशियम के जलने का मुख्य कारण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, न कि नाइट्रोजन के साथ। इसलिए दूसरा गलत हो जाए। यहाँ पे नाइट्रोजन दिया गया है, यह जो है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके जलता है, इसलिए कारण जो है गलत है। कारण कारण हमारा गलत हो जाएगा। इसमें से कथन हमारा हो जाएगा सिर्फ ए सही है और आर जो है गलत है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। सबसे पहले लवण के एक सूत्र इकाई में लवण के निश्चित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, जो कि सही दिया गया है। तो ऑप्शन एक हमारा सही है। दूसरा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर श्वेत हो जाते हैं, यह भी सही दिया गया है। और तीसरा है जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के अणु 5 अणु होते हैं, यह गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यही जो है गलत दिया गया है, क्योंकि जल के जो जिप्सम में जल के जो अणु होते हैं यह कितने होते हैं, 2 अणु होते हैं। यहाँ पे 5 नहीं 2 अणु होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। अभिकथन ए हमारा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में गैस प्रवाहित करने पर वह पुनः रंगहीन हो जाता है, जो कि सही दिया गया है। और कारण है चूने का पानी CO2 से क्रिया करके पहले अविलय कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो बाद में अधिक CO2 और जल के साथ में क्रिया करके विलय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में
बदल जाता है। यह कथन जो है, यह कारण जो है, यह भी सही दिया गया है, यानी ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, मिश्र धातु के संघटकों का गलत मिलान करना है। देखिए इसमें गलत मिलान कौन सा है, इसको चूज करना है। सबसे पहले पीतल, तो पीतल कैसे बनता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल, यह सही दिया गया है। उसके बाद में है कांसा, कांसा जो होता है तांबा और टीन से मिलकर के बनता है, यह भी सही है। सोल्डर कैसे बनता है, शीशा और टीन से मिलकर के बनता है सोल्डर, यह भी सही दिया गया है। चौथा है अमलगम, तो अमलगम क्या होता है, लोहा और पारा मिलकर के अमलगम बनाता है। देखिए यह जो है गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, क्योंकि बात करते हैं अमलगम का कि अमलगम क्या होता है। तो अमलगम जो होता है, यह पारा और अन्य धातुओं के साथ मिलकर के मिश्र धातु जो बनाता है उसी को अमलगम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे अपवाद में है लोहा, प्लेटिनम और टंगस्टन, साथ में टेंटलम, इनके साथ जो है यह अमलगम को नहीं बना सकता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी ध्यान देंगे कि लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन और टैंटलम को छोड़ करके बाकी धातुओं के साथ में पारा जो है अमलगम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में असत्य कथन का कथन चूज करना है। कौन सा असत्य है यानी गलत है। पहला है, ये पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं। देखिए ये पदार्थ जो होते हैं सामान्यतः अक्रिय होते हैं, यह सही दिया गया है। दूसरा कथन है, इनका अपघटन जीवाणु तथा मृत जीवियों द्वारा आसानी से होता है, यह गलत दिया गया है। तो कथन 2 हमारा गलत है, क्योंकि यह परिभाषा जो है जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है, लेकिन यह जो है यहाँ पे अजैव निम्नीकरण दिया गया है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है कि मानव हृदय में, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में रुधिर परिसंचरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताना है इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है, सही का चुनाव करना है। सबसे पहले है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाएं अलिंद में आता है, जो कि सही है। दूसरा कथन है कि जब बायां अलिंद संकुचित होता है तो रुधिर बाएं नीला से स्थानांतरित होता है, यह भी सही है। और तीसरा दिया गया है, अलिंद की अपेक्षा नीला की पेशीय भित्ति पतली होती है, क्योंकि उन्हें केवल पास के अंगों में रक्त भोजन भेजना होता है, यह गलत दिया गया है। यह गलत क्यों है, क्योंकि अलिंद की अपेक्षा नीला जो होता है इसकी भित्ति मोटी होती है, पतली नहीं होती है, इसलिए तीसरा गलत है। और चौथा है, वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं, यह सही दिया गया है। यानी कथन 1, 2 और 4 जो है सही है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है और रंध्रों के खुले और बंद होने का कार्य जो है निम्नलिखित में से किसका है। तो यह काम होता है द्वार कोशिकाओं का, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पे मिलान करना है। विभिन्न जीवों में ग्लूकोज विखंडन के पथ का आधारित यहाँ पे अवस्था और उत्पाद दिया गया है। सबसे पहले अवस्था दिया गया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ईस्ट में। तो ईस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा होता है, यानी इस जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन जो है इथेनॉल और साथ में CO2 में होता है और इसे किण्वन कहते हैं, इसलिए इसका मिलान 2 हो जाएगा। उसके बाद है पेशी कोशिका के बारे में है, ऑक्सीजन का अभाव। तो जो पेशी कोशिका होती है, जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज है लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, इसी के जमाव से मांसपेशियों में ऐंठन होता है। तो इसका मिलान हमारा क्या हो जाएगा, इसका मिलान हो जाएगा लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा बनता है इससे। उसके बाद में तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण विखंडन होता है, जिससे क्या बनता है, इसका प्रोडक्ट होता है CO2 और जल बनता है। इसके साथ में क्या बनता है, CO2 और जल बनता है यानी H2O बनता है। तो इसका मिलान हमारा 1 हो जाएगा, CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा बनती है, यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 2, 3, 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन में सूचनाओं के प्रवाह को सही क्रम का चयन करना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा, सबसे पहले सूचना जो होती है द्रुमिका यानी इसको बोलते हैं डेंड्राइट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, इससे बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट। डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट जो है सबसे पहले सूचना को ग्रहण करता है, इसके बाद जो है यह कोशिकाएं में जाता है यानी सेल बॉडी में जाता है, सूचना को विद्युत आवेग में बदलता है। उसके बाद में एक्सॉन पर जाता है यानी तंत्रिकाक्ष में जाता है, आवेग को आगे लेके जाता है और अंतिम सिरा जो होता है इसका नर्व एंडिंग, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है यानी रसायन निकलते हैं जो सिनेप्स को पार करते हैं। तो हमारा मिलान क्या हो जाएगा, सबसे पहले ध्रुमिका हो जाएगा, फिर कोशिकीय काय हो जाएगा, फिर तंत्रिकाक्ष हो जाएगा और तंत्रिका का अंतिम सिरा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए महासागरों कोण की विशेषताओं से सही मिलान करना है।
सबसे पहले महासागर है, उसके बाद में विशेषता दिया गया है। तो सबसे पहले है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है इसका विशेषता क्या हो जाएगा? यह सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। दूसरे की बात करते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है यह क्या है? एस के आकार का महासागर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो एस आकार का हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तीसरा है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जो होता है यह सबसे गर्म महासागर है। देखिए हिंद महासागर क्या है? सबसे गर्म महासागर हो जाएगा हिंद महासागर। आर्कटिक महासागर की बात करते हैं तो यह क्या होता है? सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। और जो दक्षिणी महासागर है यह क्या होता है? अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित होता है दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पे हमारा मिलान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 का सी हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, उसके बाद में 3 का बी हो जाएगा, 4 का ई हो जाएगा और 5 का ई हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का ई हो जाएगा। देखिए 1 का सी, 2 का डी, 3 का बी, 4 का ए, 5 का ई। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। देखिए 79 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 82। 82 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 83। 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए 83 का आंसर हो जाएगा। 84 का जो आंसर है 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। 86 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 86 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 87 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर का जो आंसर है यह ऑप्शन डी हो जाएगा। 89 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। 90 का आंसर जो है 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी जो है 90 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है यह 90 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है 92। 92 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 92 का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में है 95। 95 का जो आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 96 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 नंबर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 का बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98। 98 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। 99 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।